बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या भरोसा जिंदगानी का। चित्राल से रवाना होने वाले 47 मुसाफिर मंजिल से सिर्फ 50 मिनट की दूरी पर पहुंचकर अपनों से दूर हो गए। मारूफ मजहबी स्कॉलर और दिल पाकिस्तान से शोहरत पाने वाले जुनेद जमशेद अपनी अहलिया समेत तैयारा हादसे का शिकार हो गए। एक और अफसोसनाक सानिहा, वही इजहार मुजम्मत, वही हमदर्दियां, वही रिवायती इंक्वायरी का हुक्म भी। सवाल मगर यहाँ पर यह है कि कीमती जानों की ज़िया पर कोई जिम्मेदारी कबूल करेगा या नहीं, इस पे बात करेंगे। अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे तो आपको कुछ पैनामा के हवाले से बताएंगे जो कि अपने इख्तिताम की जानिब इस वक्त गामजन है। केस का फैसला कोर्ट का मौजूदा बेंच करेगा या फिर इंक्वायरी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद इस वक्त फरीकैन के गोट में डाल दी है। तकरीरें, सियासी रिकॉर्ड जब्त होने का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म के वकील अदालत को मुतमईन करने में नाकाम नजर आए। 40 साल पहले फ़ोन था न वायरलेस और दुबई सिर्फ सहरा था। सलमान असलम भट्ट के दलाइल थे, जब 40 साल पहले दुबई सिर्फ सहरा था तो शरीफ खानदान की जानिब से कौन सा ऐसा शोबा था जिसमें सरमायाकारी की गई थी। अगर कमीशन बन जाता है तो वो तमाम तहकीकाती इदारे जो पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, कमीशन से ताउन कर पाएंगे, करेंगे या फिर नहीं। तफसील से इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नून लीग ने मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, जिला कौंसिल्स की सीटें जान मार देने वाले कारकुनान की बजाय बासर मेंबरान असम्बली के रिश्तेदारों में तकसीम कर दी। पंजाब में नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं। नवाज शरीफ का ये वादा कि बल्दियाती इदारों के सरबराहों के लिए मेंबरान असम्बली के रिश्तेदारों का चुनाव नहीं होगा, सभी दावे उनके हवा हो गए। पंजाब में किस शख्स ने किसकी हिमायत पर किसके लिए सीट दी है, ये भी आपके साथ तफसीलन हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, आज बड़ा अफसोसनाक सानिया, तैयारा हादसा, जुनेद जमशेद और उनकी अहलिया भी उसमें सवार थे। कीमती जानों का ज़िया है, मगर अफसोस जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करेगा। जिम्मेदारी की बिल्कुल सूरत हाल का तो एक पैटर्न है, हमेशा ऐसे ही होता है। शुरू में जब इस तरह का वाक़या होता है तो हम दोबारा एकदम से याद आ जाता है और वो फिर पुरानी दास्तान चलती है। इसमें बात करता हूँ, पर मुझे आज थोड़ी सी एज ए जर्नलिस्ट शर्मिंदगी हो रही थी। इसकी जिस तरह की कवरेज हो रही थी कि इंसानी पहलू है इसमें, और जुनेद जमशेद साहब बहुत बड़े आइकन थे, फिर उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। सारा फोकस उनके मौजूदा पहलू पे ही था। ऑफ कोर्स वो बड़े मजहबी स्कॉलर थे, प्रीचर थे, वो था, मगर उनकी जो जवानी भी थी उसमें वो एक नौजवान नस्ल की धड़कन थे। उनका जो दिल पाकिस्तान था उस ज़माने का, वो आपको हिला देता था। तो उनकी ज़िंदगी का एक जवानी का पहलू भी था, एक जब वो पॉप सिंगर भी थे, तो वो सिर्फ फोकस जो है ना उनकी ज़िंदगी के आखिरी पहलू पे ही हो गया हुआ था। पहले पहलू पे बहुत कम था, कम फोकस जो है, और वो भी मेरा ख्याल दिखाया जाना चाहिए। हर इंसान अपनी तमाम पहलुओं का मजमूआ होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा फोकस जो है इसमें अकेले, ये बड़ी ज़्यादती होती है कि 47 लोग मारे गए हैं और एक आदमी पे ही सारा फोकस, वो बाकी 46 लोग भी थे, उनके भी बच्चे, फैमिली के लोग हैं उसमें। जिस तरह मैं देख रहा था, साले जजुआ साहब जो पायलट हैं, वो उन बेचारों का शौक था कि वो कॉकपिट से जो है वो बनाते थे। अभी 7-8 दिन पहले फिल्म उन्होंने लोड की हुई थी कि नांगा पर्वत की पहाड़ियाँ दिखा रहे हैं, गिलगित से आते हुए दिखा रहे हैं। तो उनका ये शौक था, पता नहीं ये आखिरी उन्होंने इसकी कोई फुटेज बनाई नहीं बनाई, जो है सारा वो मैं बड़ा टचिंग था मेरे लिए। फिर आसमा एक एयर होस्टेस है, उनके वो बेचारी अपने बच्चे छोड़ के जाती थी अपने ससुर के पास। तो बड़ी इंसानी पहलू से बड़ी स्टोरियाँ, अकेली एक स्टोरी नहीं है, काफ़ी स्टोरियाँ हैं। दूसरा, इसकी तफ्तीश के मतलब मैं ज़रूर कहूँगा कि वो अगेन पैटर्न हमारा एक ही है कि अभी जो पिछला एयर ब्लू का जब क्रैश हुआ था उसकी जब तफ्तीश हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि जनाब ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होता है एविएशन का, जिसने तफ्तीश करनी होती है, जिसने चेक रखना होता है कि आया ये पैमाने पूरे किए जाते हैं नहीं। उस पर जोर दिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था उसकी तफ्तीश में कि एक बहुत बड़ा सकम है, इसको आज़ाद कर दें ताकि ये चेक्स रखे जाएं कि ये सारी जो एयरलाइंस हैं ये प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं। वो 2012 में हुआ था, 4 साल हो गए हैं, किसी ने कुछ नहीं, उसको किसी को याद भी नहीं है कि एयर ब्लू का भी क्रैश हुआ था। और लास्टली मैं अभी 2-3 महीने पहले की पुरानी खबर देख रहा था, नेशन अखबार में छपी हुई है, जिसके अंदर के एयर लीग ऑफ PIA के सेक्रेटरी जनरल साहब हैं महमूद बुखारी साहब, उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का तनकीद की हुई है। उन्होंने कहा जनाब ये पता नहीं किस तरह एयरलाइंस चला रहे हैं,
PIA ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये ना जहाँ पुर्जे रिप्लेस होने हैं, उन्हें कई वाक़यात बताए हैं कि फ़्लाइट जा रही थी दुबई की और उसका जहाज़ का दरवाज़ा भी रिप्लेस होना था, उन्होंने कहा चला दो। और उन्होंने कहा जनाब इस किस्म के जो इंस्पेक्शंस थी वो वेव कर दी, उन्होंने कहा ख़त्म करें इंस्पेक्शनें। तो ये जब इस तरह के आप अदारे चला रहे हों इंसानी जानों को दांव पे लगा रहे हैं, तो ये इत्तेफाक नहीं है कि हम दुनिया भर की एयरपोर्ट्स के ऊपर, दुबई में हमें शुरू में आज से 10-15 साल पहले सबसे पहले एंट्री मिलती थी, अब सबसे आखिर में मिलती है और हमसे लोग डरते हैं। तो ये वाक़या तो फिर होना ही था। शायद आज ही कोई सबक सीख ले कि जो एयर ब्लू के बाद जो नई वाक़यात हो चुके या इन्फेक्शन की वजह से, तो कम से कम शायद इसके बाद कोई इन्फेक्शन करे और शायद दुरुस्त कर ले मामला। क्लास साहब आपने सुना, मेरे पास तो पूछने के लिए सवाल नहीं है, शायद आपके पास कुछ बताने के लिए हो। नहीं, वाकई जैसे मेरा ख्याल पूरा मुल्क, पूरी आज जितने लोग भी हैं सारे अफसरदा भी हैं, डिप्रेस भी हैं। और वो आमिर साहब कह रहे थे कि उसमें 47 थे, बिल्कुल थे, लेकिन एक इंसानी नफ्सियात है कि जो नोन फेस हो आपका, नोन चेहरा हो, जिसको आप रोज़ाना TV पे देखते हों, जो रोज़ाना, क्योंकि लोगों को फील होता है कि जो ये पब्लिक फिगर्स होते हैं या ये सेलिब्रिटीज़ होती हैं जैसे जुनैद थे, तो वो आपको लगता है कि वो आपकी फैमिली का हिस्सा है। इसलिए लोगों का ज़्यादा जो उस पर रिएक्शन आता है या फोकस भी रहता है ना ज़्यादा, ये उसका मतलब कोई खुदा ना खास्ता डिसरिस्पेक्ट नहीं होती बाकी विक्टिम जो हैं सारे उनको, कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं डेली लोग अपने ड्राइंग रूम्स में आपको TV पे देख रहे हैं, आपको अपने अपने इवन बेडरूम में देख रहे होते हैं, उन्हें ये फील होता है यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली। लिहाजा जब भी कोई बड़े आदमी की, अब जैसे उनकी हुई थी, उनकी साबरी की, अमजद साबरी की हुई थी, तो एवरीबॉडी फेल्ट कि हमारे घर में से कोई उसमें हो गया है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुई थी, उनका भी हमें ऐसा फील हुआ कि घर का कोई बंदा है जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। सो जितने पब्लिक फिगर्स होते हैं, नोन फिगर्स होते हैं, उनके लिए लोगों की एक आउटपोरिंग जो है वो ज्यादा आती है। लेडी डियाना का हम देखते हैं, आज तक दुनिया जो है हादसे में उनकी डेथ हुई, दुनिया आज तक उनको वो फील करती है। हादसे तो और भी होते हैं, लिहाजा सम टाइम वो एक आ जाता है कि हर कोई उसके बारे में जानना चाहता होता है कि उसमें क्या। सो एक थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात है, हमें ये मार्जिन देना चाहिए। तो दूसरा, लेकिन मीडिया में जो मुझे एक और शिकायत है वो कि आज हम लाइव दिखाने की कोशिश क्या कर रहे थे, हमने दिखाई है जब वो जहाज जो है वो जल रहा है और उस पे से बड़े बड़े शोले निकल रहे हैं, इस किस्म की वीडियोस दिखाना, इस पे मतलब मुझे जाती तौर पर हमने सीखना नहीं है, हमारे आप हम चैनल्स को निकाल, और ग्राफिक्स में दिखा रहे थे कि यूं करके ठा करके पटाखा हो गया। एक लम्हे के लिए है बेचारे, वो उनके दिल पे क्या एक लम्हे के लिए खुद अपने आप को या अपने किसी अजीज को उसकी जगह रखें कि 47 फैमिलीज सिर्फ 47 फैमिलीज नहीं है, आगे उनके कजन्स हैं, चाचे, मामे, दोस्त, उनके बचपन के बड़ा दायरा बन जाता है। एटलीस्ट इस तरह के उसमें सर्कल्स में कम से कम 5 से 10 हज़ार बंदा उनसे रिलेटेड होता है। अब उनके सामने आप लाइव दिखा रहे हैं कि जहाज ऐसे गिरा है, ऐसे किया है, आग के शोले दिखा रहे हैं, उसके बाद जो अगला काम आप कर रहे हैं लाइव आप उनको बर्निंग दिखा रहे हैं, जो आपको पता है कि उनकी उसमें बॉडीज हैं, वो उसमें लोग उसमें हैं, बच्चे हैं, औरतें, वो घरों में बैठे देख रहे हैं। मतलब मुझे आज पहले भी कई दफा एहसास होता है, साम टाइम आपको शर्म भी आता है, अफसोस भी होता है कि हम लोग सीखने के, और बड़े बड़े इंतहाई भी इसमें मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, ये उन्हें देखना चाहिए। एक लम्हे के अपनी फैमिलीज को वहाँ पे रखें और उस पर आके बात करें। दूसरी आमिर ने बात की उसकी कि उस पर उन्होंने उसको सही पोर्ट्रे नहीं किया, सिर्फ उसका मजहबी रंग दिया है। हमारे यहाँ जो है ना चैनल जो हैं, जो काम इन्हें करना चाहिए था, क्यों नलायकी है हमारे, हम नलायक लोग हैं बुनियादी तौर पर, हम डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाते। यहाँ पे रिवाज ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनाई जाती है। अब नेटफ्लिक्स पे जाएं, मोहम्मद अली बॉक्सर, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जिसमें पूरा उन्होंने, जब वो अभी मुसलमान भी नहीं हुए तो उससे पहले से लेके आखिर तक लेके जाते हैं। हमारे क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का कंसेप्ट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किसी बंदे की लाइफ को इस तरह का अगर सेलिब्रिटी है या बड़े आदमी की उसकी हो जाए, सडन हो जाए, हमने उसको रिपोर्ट कैसे करना है, उसकी ज़िंदगी के मतलब ये पहलू को हमने कैसे दिखाना है। एक उठाया जो पॉपुलर पहलू है वो लोगों को आप दिखा देंगे कि जस्ट उनको अट्रैक्ट करने के लिए। सो ये थोड़ा सा एक वो भी है। और लास्टली मैं कहूँगा, नफीसा शाह का मैं आज वो देख रहा था, ट्वीट देख रहा था, ऑफकोर्स कि शी इज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो बात कहेंगे सीरियस लिया जाएगा। वो ये कह रही थी उनके ट्वीट में कि मुझे बताया गया है कि ये जो जहाज का एक्सीडेंट हुआ, इसके स्पेयर पार्ट्स को चेंज किया जाना था, जो कि नहीं किए गए। आमिर साहब वाली बात है, जिक्र कर रहा था उनका जी, जहाजों की जो स्पेयर पार्ट चेंज उस तरह ही दौड़ाई जा रहे थे। और अभी मैं रिसेंटली, मैं पहले भी बात की है, यूएसए में था, वहां से न्यूयॉर्क से ये फ्लाइट आनी थी वर्जीनिया, मेरे अजीज वहाँ आ रहे थे तो मैंने उनको लेना आके रिसीव करना था, अकबर चौधरी साहब के साथ वर्जीनिया पे एयरपोर्ट पे डेलस जाना था। अब यकीन करें वो 4-5 घंटे लेट हो गए क्योंकि पायलट के जो फ्लाइंग आवर्स थे वो पूरे हो गए थे उन्हें जो,
और उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि यार घंटे की फ्लाइट है तू चला ले, कुछ नहीं होता। उन्होंने ढूंढा 4-5 घंटे वहां पे पैसेंजर बैठे रहे, उसके बाद नया आया उनका ये ना पायलट आया और जो उन्होंने उसको हटाया था वो पीछे बैठ के उसके साथ है। हमारे यहाँ किसी को जैसे कोई SOPs का पता नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, जैसे बसों के हम हादसे देखते हैं, कोई 12 घंटे शायद तांगे वाला भी देख लेता होगा अपने तांगे की क्या हिसाब किताब होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक जाने से पहले यही कहा जाएगा कि जिस तरह से आमिर साहब ने, क्लासेस साहब ने बात की है मीडिया की मैच्योरिटी के हवाले से, कोई रेस नहीं है जिसके पीछे आप सिर्फ भागते चले जाओगे, आपको जिम्मेदारी और मैच्योरिटी का मुजाहरा हर सूरत करना। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ पैनामा केस के समात के हवाले से बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले पैनामा के हवाले से तो हमने बात की थी, पैनामा के हवाले से यकीनन बात करेंगे, लेकिन इस सानहे को पसे पुश नहीं डाला जा सकता। आमिर साहब, जिस तरह से सेफ्टी के हवाले से क्लासेस साहब ने बात की है, उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? सेफ्टी की तो मुझे जो आज सबसे ज़्यादा देखते हुए कवरेज जो है तकलीफ हो रही थी वो ये कि एयरब्रू का जब वाक़या क्रैश हुआ था इस्लामाबाद में, वहाँ एक बड़ी घटियापन हुआ था कि लोग इस वाक़यात में वहाँ भागे भागे जा रहे थे और वहाँ पे इस तरह भी हुआ कि लोगों ने मरने वालों की अंगूठियाँ उतारी, घड़ियाँ उतारी और उनका बैग, जब तक ये पुलिस वाले या बाकी लोग पहुँचे थे इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया था, जब तक सारा एविडेंस, सामान काफ़ी सारा जा चुका था। लोगों की इंसानी फितरत ऐसे एक्सीडेंट्स में भी कई दफ़ा इतना उसके अंदर की घटियापन है कि वो सामने आ जाती है। तो आज मैं देख रहा था उसमें कि शायद बाकी तमाम इदारे और जो थे सिक्योरिटी वाले वो काफ़ी लेट पहुंचे और लोग वहां जा रहे थे और दंदनाते सामान में फिर रहे थे और फुटेज में भी कई दफ़ा नज़र आ रहा था और मुझे ये शक पड़ रहा था कि ये दोबारा उस तरह का वाकया होने जा रहा है। लेकिन आमिर साहब कह रहे थे अंधेरे और पहाड़ियों की वजह से मुश्किलात का सामना भी तो है, मगर एक तो है SOPs बड़े इनके क्लियर होने चाहिए कि उन लोगों ने जो लास्ट टाइम पकड़े थे 2-4 को अगर आपने अंदर कर दिया था और उनका लेसन बना दिया जाता तो वो है। दूसरा इसके एक क्या करें, मुआशरे कुछ तो चीज़ें हैं मगर इदारों की तरफ SOPs होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए कि जनाब ऐसा जब होए तो बाद में भी कॉर्डन ऑफ वाला नहीं नज़र आ रहा था, पता नहीं बाद में हो, मुझे नहीं पता वहाँ पे तफ्तीश करने के लिए कितना सामान रह गया है और क्या हुआ है, मगर अंदेशा था मेरा कि वो वाला है। लास्टली मैं एक ज़रूर कहूँगा, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इट इज़ इन द नेचर ऑफ थिंग्स कि जब कोई बड़ा लोग हो जाते हैं तो उसके ऊपर फोकस हो जाता है, पर ये कोई ड्रामा या ट्रेजेडी या फिल्म नहीं है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जिसके अंदर जो हीरो होता है वो बादशाह होता है। तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि जनाब ये टेंडेंसी लोगों की है, पर मीडिया का ये काम होता है कि लोगों को आम आदमी की तरफ भी लेके जाएं, बाकी वाले लोगों को भी वो वाली दें, एक नेचुरली इस तरह होना होता है। पर हमारा ये पेशा वराना पेशे की एक रिक्वायरमेंट होती है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि जनाब ये बाकी लोग जो भी हैं उन पे भी फोकस करें। बिल्कुल जी। क्लासेस साहब, आमिर ने बात की ना कि लोग जाते हैं इस तरह के हादसात में, किसी की कोई बटवा ढूंढा, किसी के जेवर, किसी के गले में से कोई चीज़ छीनी, इंसानी जबिलतें बाज नहीं बदलती होती। अगरचे वक्त के उसके तहत हम ये दावे करते हैं कि इंसान थोड़ा सा टेम हुआ है, थोड़ा सा सिविलाइज्ड हुआ है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है। आमिर से बेहतर कौन जानता है, ये तारीख मुझसे ज़्यादा जानते हैं इनको चीज़ों, क्योंकि यहाँ तो इंसानों पे जाके हमले करते थे कि हम लूटमार करेंगे। बिल्कुल, घोड़ा ले जाए, किसी का जूता उतार लो, बूट उतार लो, जुराबें, जैकेटें, कोट, ये चीज़ें मतलब आम थी। ये तो एक कौम जाके दूसरी कौम पे, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे ये हमले करते थे फॉर फाइनेंशियल एंड मतलब कमर्शियल बेनिफिट्स। ये ग्रीड, लालच जो है, और वही वाली बात कि इससे ज़्यादा रुथलेसनेस क्या हो सकती है कि आपके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और आपको ना खुदा का खौफ है, चलें वो एक साइड पे, आपको अपने ज़मीर का खौफ नहीं है, या आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि एक दिन आपने भी मरना है, जिसकी उसकी गले में से आप उसकी चेन निकाल रहे हैं, छीन रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक वाकयात रिपोर्ट हुए हैं एक्सीडेंट्स में, जब बसेस वगैरह के, बिल्कुल वहाँ पे भी एक सूरत हाल होती है, उंगलियां काट के। जब यहाँ पे हुआ था ये वाकया, आपको याद है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब जो हादसा हुआ था, जिसमें मेरा अच्छी खासी बड़ी तादाद में 2 बड़े हादसे हुए थे, एक मार्गला पे हुआ था, एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, 2 बड़े जहाज बैक टू बैक। उसमें यही थी कि लोगों ने उंगलियां तक काट ली थी, किसी की उंगली नहीं निकल रही थी, उंगली काट ली थी। सो इंसान के अंदर जो हमारे वैश्याना जबिलते हैं
वो आज भी मौजूद है। मुल्कों में हमला करते हैं फाइनेंशियल गेन्स के लिए, कमर्शियल गेन्स के लिए, तेल के लिए, मिनरल्स के लिए या डिफरेंट ये जो है इनका अपने लेवल पे होती है। ये अपने लोगों को कर रहे हैं, जहाज गिर के, और हम सबको नहीं ब्लेम कर रहे, बहुत सारे लोगों ने मदद भी की है वहां पे, आग बाल के उनको क्रेडिट जाते उस इलाके के लोगों को। वी मस्ट अप्रिशिएट देम एज वेल, जहां पे हुआ है कि बेचारे मुश्किल टेरेन से चीजें थी, गए हैं, पानी नहीं था, उन्होंने मिट्टी से वहां पे जाके उन्होंने बुझाने की कोशिश की है, बल्कि इनके जाने से पहले तो मिट्टी करके उन्होंने बुझाई है। सो हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग उसमें थे, इंडिविजुअल 2, 4, 5, 10 यकीनन उनके अगर उसमें उन्होंने किया होगा। दूसरा, हमारे यहाँ एक जो ट्रेंड बन गया है ना कि वो अल्लाह की मर्जी, हालांकि अगर कुरान पाक की जो मेरे जैसा हम्बल जो है ट्रांसलेशन के साथ मैंने एक दफ़ा पढ़ा है, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ मैं, तो जितना प्रैक्टिकली हमें कहा गया है वो हमें बताया जाता है बाकायदा कि एक उसमें हदीस नबवी में कि कोई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए तो ऊँट को उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने पूछा कि ऊँट को आप इनको बांधा क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि अल्लाह पे मैंने तवक्कल रखी हुई है, कहीं नहीं जाएगा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पहले जाएं, इसको बांध के फिर आके तवक्कुल करें। हमें जो अक्ल दी गई है, हमें जो विजडम दी गई है, हमें जो थोड़ा सा शऊर दिया गया है, उसको इस्तेमाल करके अब इसकी तो देखते हैं जहाज़ों के साथ जो कुछ हो रहा है, दुनिया भर में कंपैरेटिवली सेफ समझा जाता है। ये जो आपके जहाज़ों के एक्सीडेंट दुनिया भर की रेशो देखें, हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, हम सेफ्टी पे नहीं जा रहे, सारे काम हमने अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ दिए हैं। यहाँ बसेस के एक्सीडेंट देखें, इतने वर्स्ट किस्म के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मियाँ वाली में हुए, हमारे लिया में, मुजफ्फरगढ़ या तलागंग, इसके बाद आप सिंध में हमने देखे हैं, सिंध में कि ड्राइवर जो है उसने को लगाई हुई है, नींद उसकी पूरी नहीं है, मुकाबला है 18 घंटे ड्राइव कि आपने 4 घंटे में पहुंचना है। जो कह रहे थे लोगों को बहुत ज्यादा पायलट्स जो है, कई एयरलाइंस की बहुत शिकायत आती है कि ओवरली वर्क 18 घंटे 2-3 दिन उनसे ट्रैवलिंग करवाते हैं। तो वही अब इतने एक्सीडेंट, जितने पाकिस्तान में लोग एक्सीडेंट्स में उनकी डेथ्स हो रही, इतने टेररिज्म में उनकी डेथ नहीं हुई और कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर आज़म का एक आ जाएगा जी, हमें बड़ा अफसोस हुआ, वज़ीर आला का आ जाएगा। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जब तक इन बड़े एक्सीडेंट्स की आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, आप डीपीओ पे और डीसीओ पे पर्चे नहीं देंगे, ये उनका काम है। जब तक बाकायदा इंक्वायरी नहीं होती, वो लाइसेंसेस, इंक्वायरी वगैरह छोड़ दें, इंक्वायरी वाली ये कहानियाँ इस मुल्क में पुरानी हो चुकी हैं सारी, कि वो लाइसेंस जारी करें। हमारे में देहाती आदमी, मुझे पता है, वो खोते रेडी से शुरू करते हैं चलाना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, ये चीज़ें मेरी आंखों के सामने है। खोता रेडी चलाना शुरू करते हैं, उसके बाद ऐसा ट्रक खड़ा होता है वहाँ पे, किसी दिन वो ट्रक पे बैठना शुरू होगा, फिर उसके बाद डाले शुरू हो जाते हैं। आजकल वहाँ पे चिंकी कहते हैं, क्या कहते हैं, चिंची, मुझे तो उसका नाम पूरा नहीं, चिंची जो है वो बड़े ऐसे छोटे लड़के देखे। मैं अभी आ रहा था, अभी मैं उस पर एक मियाँ वाली शादी पे गया हुआ था, दोस्त है मेरे, वापसी में मैंने देखा, मेरे साथ एक दोस्त भी थे, लड़का होगा हार्डली 10-12 साल का, उससे भी कम होगा, वो चिंकी चला रहा था, 20 सवारियां बिठाई हुई थी। 10-12 साल के लड़के में कितनी कैपेसिटी होती है कि वो ट्रैफिक के दबाव को देखे, उसकी प्रेशर को बर्दाश्त फैसला कर सके। क्योंकि ड्राइविंग अब मेरे नजदीक 2-3 चीजों का नाम, स्किल का नाम है, आपकी मेंटल, आप अलर्ट हैं, आपने फैसला करना है, कुव्वत फैसला कितनी है, और आपने दबाव लेने की कितनी सलाहियत। 12 साल 10 साल के बच्चे में वो कितनी सलाहियत हो सकती है। सो ये हमारे यहाँ आपको बड़े एक्सीडेंट्स पे जो रजिस्टर्ड कर रहे हैं गाड़ियों को, इतनी गंदी उनकी हालत होती है। ड्राइवरों को धड़ाधड़ 200 रुपए दें, 500 रुपए किसी आप इंस्पेक्टर को दे दें, जेल लाइसेंस बनवा लें, सारे के साथ। मेरी गुजारिश है कि प्राइम मिनिस्टर इसका पोर्टफोलियो किसी को दे दें, पहले भी देने की जरूरत थी, अब खास तौर पे क्योंकि उनकी साहबजादी के जो कुड़म है वो एविएशन का ही कारोबार करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। बिल्कुल आमिर साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात आके रुक जाती है कि शायद ये हुक्मरान, शायद वफाकी हुकूमत या शायद मुतल्लिका इदारे और लोग कोई नसीहत हासिल कर लें, कोई सबक हासिल कर लें। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, पैनामा केस के बारे में बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे, पैनामा केस की बात करेंगे, लेकिन क्लासेस अब लास्टली आप कोई पॉइंट इस वक्त तैयारा हादसे के हवाले से बात करना चाह रहे हैं? मैं 2 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। ये रूट बड़ा हमारा कमर्शियल रूट है और बहुत ज़्यादा बिजी रूट है, ये जो चित्राल, सकरदू, आपका सारी जहाँ पे जाती हैं, गिलगित वगैरह, दरमियान में मुझे, क्योंकि मैंने एरियाज़ में नहीं किया, बाई एयर नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कुछ लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर हज़ारा या एबटाबाद में आपको दरमियान में एयर स्ट्रिप या एक छोटा सा फ़ज़ाई अड्डा जो है
आपको कायम रखना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे आज इस जहाज को ये सपोजली बिल्कुल इमरजेंसी, तो आपके पास इतना टाइम तो होना चाहिए, मिडल में है चले कि उसको अगर उसी रूट पे है कोई एक आध आपको कहीं ना कहीं पे रखना चाहिए, जाके इन केस ऑफ इमरजेंसी वो पहाड़ों पे तो ना जाके बेचारा तो उस पे करे, कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी लैंड क्रैशिंग उसकी आके ना उसकी लैंडिंग की कोशिश करे। सो हज़ारा या एबटाबाद में कहीं ना आपको एक मेरा ख्याल एयर स्ट्रिप या एक छोटा फजाई अड्डा आपको कायम करना चाहिए फॉर सेफ्टी से। दुनिया भर में ये चीज़ें होती हैं। अगेन एक चीज़ दूसरी, मुझे अभी एक बड़े अहम मेरे सोर्स ने एक चीज़ भेजी है। उन्होंने जनाब, मैं अब एयरलाइन का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं चीज़ें कंफर्म कर लूँ देने विल, लेकिन इन्फॉर्मेशन पक्की है। वो कहते हैं जिस एयरलाइन का यहाँ पे हादसा हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें वो अच्छे खासे लोग 150 के करीब या 100 के करीब उनकी डेथ्स हुई थी, जिन्होंने जाके जो उसके चीफ इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने उस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन की थी, जिस एयरलाइन का क्रैश हुआ था, आजकल उस एयरलाइन में वो जॉब कर रहे हैं। फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? गौर फरमा रहे हैं। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर कमोडोर थे उस वक्त थे, ये चीफ इन्वेस्टिगेटर थे जिनको कहा गया कि इस क्रैश की जाए इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की कि वापसी पे अपनी नौकरी पक्की करके उसी एयरलाइन में, जिस तरह सुबह सादिक साहब FIA वाले नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते करते उसी इदारे को ज्वाइन कर लिया था जिसकी इन्वेस्टिगेशन। तो क्या उम्मीद है अब इसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या रह जाता है, क्या फिर वो रोए बंदा, क्या वो करे? ये आपके इस मुल्क की ऑनेस्टी का लेवल है। चीफ इन्वेस्टिगेटर एक ऑफिसर को भेजा जाता है, एयर क्रैश हुआ है, 150 इंसानी जाने वहां पे जाए, चेक करें किसका कसूर है, एयरलाइन का कहां पे है। वापसी पे वो अपनी मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। आजकल वो उसी एयरलाइन के जहाज उड़ा रहे हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के नौकरी ले ली है। अदले का बदला हुआ होता है ना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। आमिर साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल बात आज की जाए पैनामा लीक्स का, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की समात आपकी तरफ से शुरू कर लेती हूँ। आमिर साहब, आज की समात पर आप क्या कहेंगे, जो पैनामा की आज समात हुई है? आज की समात एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अहम थी, मगर क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो जाहिर है नेचुरली हर कोई उस तरफ फोकस्ड हो गया है। मगर आज जो है ना, एतजाज़ हसन साहब कल कह रहे थे यहाँ पे कि जनाब ये केस जो है ना ये स्विंग करता है। एक तरफ तो ये कई दफ़ा चला जाता है कि यूसुफ रजा गिलानी का केस लगता है कि जहाँ उनको अदालत ने गुंडा मार के निकाल दिया था, या 93 की तरफ चला जाता है कि जिसमें नवाज शरीफ साहब को अदालत ने बचा लिया था। बाकी पीपल्स पार्टी की 2 डिसोल्यूशनों में नहीं बचाया गया था, मगर इनको बचा लिया गया है। तो वो कल 2 ऑप्शन दे रहे थे इधर वे। आज जो समात हुई है वो तीसरी तरफ जा रहा है कि, और वो जो तीसरी तरफ है पाकिस्तान का तारीख देखते हुए वो इतनी बड़ी ट्रक की बत्ती है कि 2018 से पहले वो बत्ती तक पहुंचना बड़ा मुश्किल लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान में कमीशंस की हिस्ट्री रही हुई है और जो उसमें से नतीजा निकला है, तो ये आज उस पर जा रहा है। और उसमें मज़ेदार बात ये थी कि सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि जनाब सलमान भट्ट साहब और अकरम शेख साहब जो हैं ये क्या देंगे, कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ तो देंगे। तो आज मोर और लेस उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उनके पास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब कोई ट्रेल मनी की आएगी, बताएंगे, वो नहीं आएंगे। एक्चुअली उनको मज़ेदार उनका स्टांस ये था कि जनाब ये पर्चियों पे चलता था, फैसलाबाद में पर्चियों पे चलता है, वो है जनाब ये प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं आप, किसी कोई आम आदमी की बात नहीं हो रही है। और ये अदालत ने भी ये कहा कि जनाब ये वकील बताएंगे कि मफाद आमा के केस में ज़ाहिर 184(3) के तहत सो मोटो हुआ है, वो मफाद आमा का केस होता है कि मफाद आमा में सादिक और अमीन 62-63 जिसे कहा जाता है वो कैसे साबित करेंगे। इसका जवाब, कानूनी जवाब तो वो PTI के वकील देंगे, मगर जो है आम आदमी को मैं समझता हूँ 30-20 करोड़ के जो मफाद हमें नज़र आता है कि हमें जवाब चाहिए है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 30 साल से आप सियासत में हैं, तीसरी दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 5 दफ़ा आपकी पार्टी के पास पंजाब में हुकूमत 6 दफ़ा रही है, तो अभी तक हमें यही नहीं पता कि आपकी जायदादें क्या हैं, हमें यही नहीं पता कि जनाब ओहो इनके कतर में भी इन्वेस्टमेंट है या दुबई का अब इंकशाफात हो रहे हैं। अमेरिका में, यूरोप में, कहीं भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जब आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपकी एक एक चीची बीची का हर इंसान को पता होता है, आपके इलेक्ट होने से पहले पता होता है। इसीलिए हमारा सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम मैं समझता हूँ पूरा कटहरे में आ जाता है कि ये जो अपनी मर्जी से MP MNA रख लेते हैं इलेक्टेबल्स, कोई डेमोक्रेसी का निज़ाम नहीं है और कोई पता ही नहीं है, आम आदमी का नहीं पता, हमें आम मेंबर का नहीं पता
कि वो कहाँ से आया है, उसका क्या पास्ट है। और प्राइम मिनिस्टर जो 30 साल से हमें नहीं पता, और अदालत आज हम जसारत नहीं कर सकते कह के अदालत ये पूछ रही थी कि ये मुफादे आमा का केस बनता है या नहीं। ब्रेक ले लें। ब्रेक बड़ी जरूरी है। मुफादे आमा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से वज़ीर आज़म के वकील के हवाले से बात की, कमीशन के हवाले से भी बड़ी बातें इस वक्त उनके सामने आई। एक ब्रेक लेके वापस आएंगे, इस पर तफसील बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की केस प्रोसीडिंग के हवाले से आप बात कर रहे थे आमिर साहब। जी, मेरा साहब इसके ऊपर बड़ा अच्छी बात करना चाह रहे हैं वक्फे में। मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगा, वो ये कि आज मुझे बहुत सख्त एतराज़ है सलमान भट्ट साहब ने जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच वो एक सियासी तकरीर थी, तो वो कोई कानूनी उसकी कोई हैसियत नहीं है। जनाब, ये उनकी बसाद एहतराम, वो बहुत बड़े वकील हैं। प्राइम मिनिस्टर की कोई सियासी तकरीर नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज अगर वो किसी जगह जाके 2 रुपए की कोई स्कीम अनाउंस कर देते हैं, उसकी वैल्यू होती है, वो बिल्कुल कानून होता है। मैं सिर्फ इखलाकी तौर पे नहीं कह रहा, कानूनी तौर पे। ना सिर्फ के प्राइम मिनिस्टर जब पार्लियामान में कहते हैं, ऑफ कोर्स उसका ज़्यादा वजन होता है, मगर पार्लियामान जब टीवी पे आके या बाहर भी वो कहते हैं, वो बिल्कुल उनका वर्ड जो है, ये नहीं हो सकता कि वो अपने अल्फाज से मुकर जाएं या वो उसमें जी वो तो एक सियासी तकरीर थी, एक नारा था, वो नहायत गैर जिम्मेदाराना एक बयान था। सही। अब क्लासेस में आपकी तरफ आऊंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कमीशन के हवाले से, जज साहिबान का ऑप्शन देना दोनों जानिब, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और पीटीआई इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, क्या फैसला वो कर सकेगी कमीशन के लिए? या फिर मुझे ये कमीशन का सवाल आप थोड़ी देर में दोबारा याद दिलाइएगा। जी जी। मुझे आमिर की इस बात से सियासी तकरीर से ना एक वाक़या याद आ गया, बड़ा हिस्टोरिकल वाक़या है। मुझे सुनाया था गफूर मिर्ज़ा साहब थे, ये फाइनेंस सेक्रेटरी रही, उन्होंने वाक़या सुनाया था। वो आर्काइव्स में कुछ अर्सा उन्होंने काम किया, डिप्टी सेक्रेटरी, तो वो कहते मैं आर्काइव्स पढ़ता रहता था। उन्होंने जनाब जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो ये वहाँ शदाद कोर्ट गए, मेरा ख्याल फ़ाहिम अगर मेरी मेमोरी सही सर्व कर रही है, तो लोगों ने मुतालबा किया जी यहाँ पे कोई मिल लगाएं, गरीब बेचारे सिंधी जैसे हैं, कोई नौकरियाँ दें। तो भुट्टो साहब ने वहीं पे जैसे होता ऐलान कर दिया जी यहाँ पे मिल लगाई जाएगी। ये 70s की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। वापस आए क्योंकि उनके एग्जेक्टिव आर्डर्स जो होते हैं उस पर एक फ़ाइल बनना शुरू हो जाती है, उसका फॉलोअप होते हैं। वो होती वहाँ से वज़ीर आज़म ऑफिस से चलती, सेक्शन ऑफिसर से होती, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इधर उधर जो भी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री थी, इतनी बड़ी तगड़ी सी फाइल बन गई। बन के जनाब वो पहुँच गई भुट्टो साहब के पास वापस। सब ने लिखा कि जनाब के फिजिबल नहीं है, ये नहीं हो सकती, नहीं बन सकती। ये मैं बाकायदा कोट कर रहा हूँ गफूर मिर्ज़ा साहब को, जो उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया। भुट्टो साहब ने पूरी फाइल पढ़ी, अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी उन्होंने एतराज़ात पढ़े, उन्होंने उनके अपनी इंडस्ट्रीज़ के भी पढ़े कि जनाब ये फिजिबल नहीं है, करोड़ों रुपए का खर्चा है, ये हो जाएगा। तो भुट्टो साहब ने शेक्सपियर की एक उस पर उन्होंने लाइन लिखी, उन्होंने तमाम जितने भी एतराज़ात हैं ना आर आर डिसमिस्ड, रिजेक्टेड, मिल लगाई जाए। ये मेरे के शदाद कोर्ट की मिल थी। और पता है क्या लिखा उन्होंने शेक्सपियर को, क्या कोट किया? उनका कोट था, माई प्लेज इज़ माई प्राइड सर, कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, अगर मैंने कोई बात की है पब्लिकली, माई प्लेज इज़ माई प्राइड सर। ये भुट्टो साहब के अल्फाज, पढ़े लिखे आदमी थे ना, कि उन्होंने कहा उस दौर में भी कि मतलब 3-4 सदियाँ पहले भी इंसान समझता था कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो मेरा एक प्लेज भी है, मेरा प्राइड भी है, मैं मुकरूंगा नहीं। जो कहते थे मर्द की एक ज़बान देहाती ज़बान में, जी जी बिल्कुल। इससे बड़ी मेरा ख्याल है अफसोसनाक स्टेटमेंट नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने सलमान भट्ट साहब ने दी है। छोड़ दें केस का फैसला जो हो जाना। मुझे इस एक स्टेटमेंट से दुख हुआ है कि इस मुल्क के आप लोगों को, इंटेलिजेंसिया को, उनकी विजडम को आप यहाँ पे किस तरह हमारे पॉलिटिकल लोग लेते होते। मुझे राकेश वैद हैं, हमारे दोस्त हैं, इंडिया में होते हैं, यहाँ से सियालकोट से उनके अबा अजदाद माइग्रेट करके गए थे, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आते जाते रहते हैं। वो पता क्या कहते हैं, वो बाज़ हमारी हालत देखते हैं ना तो बड़ा दुखी होते हैं। बल्कि उनको दिल्ली में ना उनका नाम है, निक नेम रखा हुआ है मौलवी राकेश, के पाकिस्तान के लिए बड़ी वो रखते हैं। वहाँ पे तो दूर से उनको देख लेना तो वो कहते हैं मौलवी साहब आ रहे हैं। उन्होंने एक वाक़या सुनाया, वो जब सियालकोट बेगोवाला से उनका ताल्लुक था। उन्होंने जनाब एक दौर था अब मुसलमानों का ये था कि हमारे हिंदू में से कोई ईमानदारी का मुजाहरा करना लगता ना तो हम उसको टाँट कर ज़्यादा मुसलमान बनने की कोशिश ना कर, मीन्स के डोंट मस्ट ट्राई टू बी सो ऑनेस्ट। मतलब ये बना ली गई है। मतलब नहीं, वो बता रहे हैं कि हम आपस में बैठ के कहते होते थे कि जनाब ज़्यादा मुसलमान बनने की ज़रूरत नहीं, मीन्स इतना ज़्यादा ईमानदार बनने की तो कोशिश ना कर। आज मुल्क का वज़ीर आज़म, उसका वकील ये कह रहा है
कि जो हमने पार्लियामेंट में स्पीच की थी वो सियासी बयान था, टीवी पे। मेरा ये सिर्फ आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ कि आइंदा जब प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आए उससे पहले पढ़ा लान जाना चाहिए कि जनाब ये एक सियासी तकरीर है, इसको सीरियसली कोई ना आवाम तो इस तरह मतलब आइंदा फिर यही होना चाहिए लाजमी डिस्क्लेमर। इट्स स्कैंडलेस, खत्म हो गया केस। मेरे नजदीक सर मियां साहब जीत गए, मियां साहब के वकील जीत गए, उनकी पूरी कैबिनेट जीत गई। कैबिनेट से याद आया सर एक और छोटा सा वाक्य, क्या इसमें तबसरा करें सर, जो बात खत्म हो गई। जब चिट्ठे आप ये दे दें 1980 की कि जी उस वक्त गल्फ में जनाब वो एक केव एज थी, पत्थर का दौर था और केव एज में लोग रहते थे, ना पानी थी, ना बिजली थी, ना वहाँ पे कोई फैक्स थी, ना कोई लेन देन था, और चिट्टों पे कारोबार करता था। जैसे वहाँ मुल्तान के हुसैना गई में होते चिट्टों पे चलता है कारोबार, यहाँ भी होते, आपारा में भी चलता है कि 50 रुपए की चिट लें तो इनाम निकला है तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा। चिट्टों में कारोबार होता था। जब आप ये कह रहे हैं तो बात खत्म हो गया और आर्गूमेंट खत्म हो गया जी, चिट्टें थी, चिट्टें कहाँ से लाएं हम। उसके बाद कमीशन क्या कर लेगा सर। और अगर पीटीआई जाके ये फरमाती है ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर करेगी, आप अदालत को बनाने दें, बल्कि पीटीआई को जाके कहना चाहिए अदालत को। ये मेरा ख्याल है, बाकी अगेन दे आर फ्री टू हैव देयर ओन पॉलिसी, जो चाहें। अगर इस वक्त इन्होंने जाके ये कंसेंट दी कि कमीशन बनाए, ये पॉलिटिकल सुसाइड करेंगे। आप अदालत को बनाने दें, अदालत को पूरे केस का पता है, पूरी समझ। अगर यही कमीशन बनाना था तो जनाब आपको लेटर तो भेज दिया था, आपको याद हो नवाज शरीफ साहब ने अप्रैल में भेज दिया था, तो 8 महीने आपने किस चीज की नहीं, बुखारी साहब को आज उसी वक्त ही कह देना था, एक दिन मांगना ही नहीं चाहिए था कि आप पिटीशन किस लिए लेके गए थे, कमीशन के लिए लेके गए थे। वो तो कमीशन तो नवाज शरीफ साहब बनाना चाहते थे। अब वकील जो है ना, जो वकील आखिर पे डंडी मारते होते हैं, अब वो डंडी मारने पे आए हुए हैं सारे कि हमारे बेंच के साथ तल्लुकात खराब ना हो। ये देखिएगा, मैं क्योंकि 5-6 दफा मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है, मैं गया हुआ हूँ अपने उसमें, मुझे अंदाजा है अब ये डंडी मारने की कोशिश हो रही है कि हम कोई सख्त स्टांस ना लें, हमसे बेंच नाराज ना हो जाए, हमने कल को फिर भी सामने आना है, हमने केसेस भी लेने हैं। अब ये हनीमून ही मतलब गुड्डी वाला होगा। वकील जो हैं अब अपने फ्यूचर वर्किंग रिलेशनशिप वो अब उसको बचाएंगे। सख्त बात है, मुझे लगता है कि वो हारना नहीं चाहते, वो हारे ना तो उनका वो समझ यही बड़ा नाम होगा। अच्छा, इसमें सर मेरा ख्याल है बेस्ट इन्हें जाके कह देना चाहिए कि सर हमारे हिसाब से आप कमीशन बनाए, दैट्स द रीजन वी केम टू यू। बाकी इट्स अप टू द उसकी डिस्क्रेशन ऑफ द बेंच कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन पीटीआई को ये काम नहीं करना चाहिए कि ये कमीशन पे राजी हो जाए। वहाँ पे अदालत बिल्कुल क्लियर है, अदालत ने प्रोसीडिंग की है। मैं ये समझता हूँ हमारे ऑनरेबल जजेस से बेहतर किसी को इस केस का पता नहीं, हमें भी पता नहीं है। जितने अच्छी उन्होंने क्वेश्चनिंग की है, जितनी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, जितने रेलिवेंट क्वेश्चन नईम बुखारी साहब से किए हैं, जितने उन्होंने सलमान भट्ट साहब से किए हैं, और ये आज जिस तरह के सलमान भट्ट साहब ने वहाँ पे जवाबात दिए हैं, मतलब मुझे नहीं तवक्को थी। अच्छा, मैं अभी भी समझ रहा था कि शायद कि नवाज शरीफ साहब के वकील जो हैं कोई बहुत बड़ा डिफेंस लाएंगे, मतलब दरमियान में से पर्ची निकाल दी आपने, और पर्ची में से आपने उसके बाद ये कह दिया कि ये सियासी तकरीर थी। मतलब पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारा फार्मूला एक है, अदालत के सामने हमारा फार्मूला एक है। उसके बाद मुझे एक अगर छोटा सा टाइम है, बिल्कुल मुख्तसर क्लास, मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर का वाक़या याद आ रहा है कि कैबिनेट के वज़रा की क्या होते सारे आप देखते हो, ऐसे लगता है पूरा आपके 200 असम्बली के मेंबरान, आपकी पूरी कैबिनेट 30-40 लोगों की एक ही काम रह गया है कि हमने यहाँ पे ये रॉयल फैमिली को डिफेंड करना है। एक था वजीर यहाँ पे डॉक्टर शरीफ गन, जब बेनज़ीर भुट्टो का सरे महल का आया ना स्कैंडल और कौमी असम्बली में रोला पड़ा, उन्होंने जाके वहाँ पे जब कैबिनेट की मीटिंग को उन्होंने पहला सवाल किया, मिसेस प्राइम मिनिस्टर मैं आपका वकील हूँ, वो हूँ आपका वजीर हूँ, आपके खिलाफ नवाज लीग स्कैंडल है ये सरे महल में, हमें ट्रूथ बताया जाए कि ट्रूथ क्या है। क्यों कि एज मिनिस्टर मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है। तो बीबी ने कहा जी मेरा नहीं है, ये मुझे शेर अफगान साहब ने खुद बताया। और जब कुछ अरसे बाद साबित हो गया तो शेर अफगान साहब उनसे इसी चीज पे सारी उम्र अफसरदा रहे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुझे आके सच नहीं बताया था। मौजूदा मिनिस्टर हैं, उनको देखें, इतनी अपनी जात के लिए नहीं लड़ेंगे जितने वो लड़ रहे होते हैं गुस्से में, जज्बात में, उनका बस नहीं चलता, बंदूक के फेंटे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज की प्रोसीडिंग के बाद तो क्लासेस साहब जिस तरह से आपने बात की, आमिर साहब ने बात की, वज़ीर आज़म की जानिब से पहले कह दिया गया है अगर कमीशन बनाना चाहें या बेंच सुनना चाहे हमें हर फैसला कबूल होगा। लेकिन पीटीआई के लिए आपकी जानिब से एक मशवरा दिया गया कि उन्हें कमीशन के लिए राजी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।